इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे और ये चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये एनसीईआरटी सीटेट के लिए और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए और जीएस के लिए जिसमें हिस्ट्री आती हो सबके लिए जो है महत्वपूर्ण है। स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप इससे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसे पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी बातें समझ में आएगी। आइए हम समझते हैं लेसन नंबर 1, प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें रसीदा का सवाल है। रसीदा का क्या सवाल है? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उसने एक हेडलाइन देखी न्यूज़पेपर में और उसके दिमाग में चलने लगा। यहाँ पर है कैसे पता लगाएं। अब सीधा दिमाग में बात तो चल ही रही है, लेकिन हम तब तक समझते हैं कि बीते हुए समय को हम कैसे जान सकते हैं जो समय बीत गया है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, उस समय की बातें याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकता है कोई? तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ के हम जान लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतिहासकारों ने इतिहास कैसे लिखा होगा, उनको कैसे पता चला होगा कि आज के 10,000 साल पहले क्या हुआ था, 1 लाख साल पहले क्या हुआ था। तो उनके लिए भी एक चैलेंज रहा होगा। तो उन्होंने कैसे, क्या-क्या चीज़ें को कौन-कौन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, कैसे वो जान पाए कि आज के 5,000 साल पहले, आज के 10,000 साल पहले यही हुआ था। उन्हीं सब के बारे में इस पूरे लेसन में है। आइए हम आगे देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? पहले हम ये समझें कि क्या जान सकते हैं, जो समय बीत गया है उसके बारे में। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे, कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन-सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। यानी हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन कैसे? सवाल अभी रसीदा का वही है कि हम 100 साल पहले, 200 साल पहले या 500 साल पहले की बातें कैसे जान सकते हैं? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे? सबसे पहले आपके सामने है कि लोग रहते कहाँ थे। इसमें देखिए मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2, इसमें है नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो मानचित्र 1 ये है और इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो देखिए नर्मदा नदी ये आपको दिख रहा होगा। ये एमपी के अमरकंटक से निकलती है और ये जो है महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। ये सबसे पहले मानव के बारे में बात हो रही है। अगर हम इतिहास की बात करें तो यह पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। पूरा पाषाण काल जो कि 6 लाख से 12,000 वर्ष के बीच में माना जाता है। इस समय सबसे पहले मानव जो है वो था खाद्य संग्राहक, यानी कुशल संग्राहक मतलब फूड इकट्ठा करना इनका काम था, संग्रह करना इनका काम था। इन्हें फूड गैदरर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आखेट करते थे, शिकार करते थे। तो ये शिकारी थे, पहली बात तो। दूसरे जो है ये खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक। और ये रहते कहाँ थे? नर्मदा नदी के आसपास इनके साक्ष्य मिले हैं।
शुरुआती साक्ष्य। यहाँ पे एक महाराष्ट्र में बोरी नामक जगह है, वहाँ पर कुछ औजार मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि महाराष्ट्र के इस बोरी नामक स्थान पर 6 लाख साल पहले मानव रहा करते थे। और वो क्या करते थे? शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। ये बात कब की है? पूरा पाषाण काल की बात है, पैलियोलिथिक एज की बात है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। तो किरथर है और सुलेमान ये पाकिस्तान में है, इनका पता लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो यह एरिया जो पाकिस्तान का है, बलूचिस्तान में है ये किस एरिया की बात हो रही है? मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ एक स्थल है, एक साइट है। अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ये जो है टोटल आपको मिलेगा। तो मेहरगढ़ की बात हो रही है और यहाँ पर जो है सबसे पहले गेहूं और जौ ये उपजाना प्रारंभ किया मानवों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने। इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कृषि और पशुपालन का विकास हुआ, इसे आप जानते रहिए। और ये कब की बात है? ये बात है नवपाषाण काल की। कब की? नवपाषाण काल के, नियोलिथिक एज की। तो हम इसको अभी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में है तो उसे हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर आप इतना जानते रहिए कि हमने जो है दो स्थल देखे, एक जो है एमपी में, महाराष्ट्र में, और दूसरा जो है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, मेहरगढ़। इसके अलावा ये लोग गांव में रहते थे, तो गांव डेवलपमेंट हो ही गया। जब एग्रीकल्चर होगा तो गांव डेवलप हो ही गया। इसके अलावा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व कहाँ पे है? यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है उत्तर पूर्व पे गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो विंध्य पहाड़ी देखिए, नर्मदा नदी के ऊपर है ये विंध्य पहाड़ियाँ। इन दोनों एरिया में क्या हुआ था? ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ। ओके, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो विंध्य के उत्तर में स्थित यानी इलाहाबाद के नियर अबाउट की बात हो रहा है, कोल्डीहुआ का स्थल है, उसकी बात ये कर रहे हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम एक दो तीन बात ध्यान देना है कि ये पूरा पाषाणी काल की बात हो रही है, नवपाषाण काल की बात हो रही है, और ये स्थल है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इनको जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु रिवर देखिए तिब्बत से निकलती है और ऐसे जो है ये इंडिया और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये नदियां हैं ये सारी। अब सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियां किसे कहते हैं? जी छोटी छोटी नदियां जो झेलम है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब सिंधु नदी में मिल जाती हैं, तो इनको सहायक नदियां कहते हैं। सिंधु नदी एक बड़ी नदी है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आज के करीब 4700 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। और यहाँ पर इस एरिया में यानी कुछ पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में, और इंडिया के काफी बड़े एरिया में, महाराष्ट्र तक और यूपी, पश्चिमी यूपी तक के एरिया को कवर करते हुए बड़े एरिया में एक सभ्यता बनी, एक नगरीय सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता, इसका विकास जो है अगर हम समझें तो 4700 वर्ष पहले हुआ। ओके, आगे देखते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। तो गंगा नदी का किनारा देख लेते हैं थोड़ा सा साफ करके। यहाँ पर देखिए, ये गंगा रिवर है आपका, उत्तराखंड से निकल के जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इस एरिया में 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ इस वाले एरिया में। और ये बात हो रही है महाजनपद काल की, महाजनपद काल की। और इसमें जो है 16 महाजनपद, हम अभी आगे इसको भी देखेंगे जनपद। ओके, इसमें से 8 तो यूपी में ही थे, 8 यूपी में ही थे। इसके अलावा आगे हम और चलते हैं, देखते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो हम एक बार फिर मानचित्र पर चलते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोन रिवर है ये, और ये गंगा रिवर है। इसी के बीच में एक राज्य स्थापित हुआ, मगध। ये महाजनपद ही था, लेकिन मगध ने धीरे धीरे अपना विस्तार किया। उसमें जो है हर्यक वंश के बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, और अजातशत्रु, और जो है महापद्मनंद, इन सबका बहुत योगदान था। और इन्होंने मगध महाजनपद का विस्तार करके एक बड़े साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया, और मगध जो है वो राजधानी बनी। इसके बाद मौर्य वंश आया। वो सारी चीजें हैं आपके इसी एनसीईआरटी में, उसे हम देखेंगे। बस आपको इतना जानना है कि कैसे महाजनपद से एक साम्राज्य में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो यहाँ यही बात है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। इस उपमहाद्वीप में लोगों ने हमेशा से यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो यहाँ पर इस लाइन से ये समझ में आता है कि आरंभिक लोग भी यात्रा करते थे, उनके अलग कारण थे। आज भी लोग यात्रा करते हैं, उनके अलग कारण है। ओके, तो आगे चलते हैं हम, इसमें कुछ नहीं है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं आपको बताना है। एक बार फिर मानचित्र वन देखो, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र। तो मानचित्र वन हम फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़ियां, पर्वत, और जो है देखिए ये हिमालय, ये पर्वत है पूरा, और यहाँ पर ये प्राकृतिक है। पहले बात तो जान लीजिए, प्राकृतिक सीमा, बाउंड्री लाइन है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो कृत्रिम बाउंड्री लाइन है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी कृत्रिम लाइन है। लेकिन समुद्री सीमा भी है, भारत की बहुत बड़ी समुद्री सीमा है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण ये पर्वत, समुद्र और पहाड़ियाँ करती हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, बहुत कठिन था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, जिन्होंने चाहा उन्होंने जो है इसको पार किया। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां से कुछ सीखते हैं, और दूसरे लोग भी अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनसे भी हम कुछ सीखते हैं। इससे हमारी जो है सांस्कृतिक
परंपराएं वो समृद्ध होती हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें नई-नई चीज़ें आती हैं और बहुत सी इस परंपराओं को हम छोड़ते भी हैं। जो हमारी परंपराएँ, जो रूढ़िवादी परंपराएँ होती हैं, उनको हम सीख कर छोड़ देते हैं। जो गलत धारणाएँ हमारे समाज में होती हैं, उनको हम छोड़ते भी हैं और कुछ नई चीज़ें एक्सेप्ट भी करते हैं। इससे जो है हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है, वो इसीलिए समृद्ध होगी। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो ये बहुत पहले से ही है कि कैसे जो है हम मूर्ति कला का विकास करें, अलग-अलग बिल्डिंग्स बनाएँ, उसमें पत्थर का यूज़ कैसे करें, वो जो है हम सीखते रहे हैं, संगीत में भी सीखते रहे हैं, खान-पान के तरीकों को भी हम सीखते रहे हैं और उसे बदलते भी रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे देखते हैं। मानचित्र 1 उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है ये। मानचित्र 1 दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया में उन देशों के बारे में है। देखिए, आधुनिक भारत है इसमें, पूरा भारत आपको दिख रहा होगा। पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है। बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश है इस उपमहाद्वीप में। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो नेपाल जो है ये एरिया है, भूटान यहाँ पर है, श्रीलंका ये है। और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान यहाँ छोटा-सा आपको दिख नहीं रहा होगा। ईरान दिखेगा ही नहीं। चीन, म्यांमार, चीन ऊपर है और म्यांमार ये है, आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो दक्षिण एशिया जो है, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और उनको जो है दक्षिण एशिया में हम लोग सम्मिलित करते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ये छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन जो है बहुत बड़ा है फिर भी, और समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों को से बटे होने के कारण इसके चारों तरफ समुद्र है, पहाड़ियाँ हैं इस तरह की, और इनसे बटे होने के कारण इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं और ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर इतनी बात थी, आगे हम चलते हैं। देश का नाम, देश का नाम ये आपको पता होगा हमारे देश का नाम क्या है। तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए, इंडिया और भारत ये नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, यही दो नाम है, आर्टिकल 1 में है, इसे आप जानते रहेंगे। ओके, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस शब्द से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो यहाँ पर इंडिया शब्द की बात हो रही है, तो सबसे पहले ईरानियों ने जो है इंडिया शब्द का यूज किया। उन्होंने इंडोस शब्द का यूज किया था और उसका मतलब क्या था? सिंधु नदी की जो है पूरब में रहने वाली जनसंख्या के बारे में था, पूर्व में रहने वाले लोगों के बारे में था। यहाँ पे देखिए सिंधु रिवर है ये, और इसके पूरब में जो लोग रहते थे उनके लिए इंडोस या इंडिया शब्द का यूज किया गया था। किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। ईरान जो है बगल में ही है और पाकिस्तान से सटा हुआ है। उसके बाद यूनानी आए तो उन्होंने जो है इस शब्द का यूज किया। तो इससे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा और बाद में अंग्रेजों ने इसे जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर किया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द को सम्मिलित किया गया है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि भरत शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वेद में भरत वंश है, भरत वंश के बारे में है, तो इसीलिए जो है भारत से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा एक बात और है कि जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ऋषभ देव को भी जानते रहिए। पहले
तीर्थंकर थे। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो हमारे देश का नाम भारत और इंडिया इस तरह से पड़ा। इसके अलावा हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। तो ये बाद के नाम है, बाद में आए। लेकिन आपको इंडिया और भारत यही दो नाम जानने हैं और ये दोनों नाम ऑफिशियल है। ओके, आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ पर जो है दो तीन बातें समझ लीजिए। पहले मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। इसमें जो मेनू शब्द है इसका मतलब है हाथ से, और ये जो है कौन शब्द है? तो ये लैटिन शब्द है। ओके, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, तैयार करना। और के अलावा समझते हैं इंस्क्रिप्शन। तो अभी आगे हम समझेंगे इंस्क्रिप्शन क्या होता है और एपिग्राफी क्या होता है। ये पांडुलिपियां, ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखे कहाँ गए? ताड़पत्रों पर और भुर्ज की छाल पर। भुर्ज का पेड़ था, उसकी छाल को विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र बनाया जाता था। तो आपसे ऑप्शन में भोजपत्र और ताड़पत्र दिया जा सकता है, तो इसे जानते रहिए। अच्छा, भोजपत्र क्या है और ताड़पत्र क्या है, इसमें भी अंतर जानते रहिए, इसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर एक पांडुलिपि है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ आपके सामने है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है भुर्ज पेड़ की छाल की बनी एक पांडुलिपि आपके सामने यहाँ पर है। आगे हम और देख लेते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। कुछ जो है नष्ट हो गई, आक्रमण युद्ध होने पर नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं, यानी मंदिरों में और बिहारों में ये पांडुलिपियां मिलती हैं। इसे भी आप जानते रहिए। अधिकतर प्रायः और भी जगहों पर मिल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इन पांडुलिपियों में है क्या, इनका सब्जेक्ट क्या है? तो इनका सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है। इनमें जो है उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनकी जीवनियां भी मिल जाती हैं, औषधियों का ज्ञान भी मिल जाता है, कुछ धार्मिक मान्यताओं पर भी चर्चा की गई है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, कविताएं हैं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। तो अधिकतर पांडुलिपियां संस्कृत में है, जानते रहिए। और उसके अलावा कुछ प्राकृतिक भाषा और तमिल में भी मिलती है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ पर ये भी जानते रहिए कि आम लोगों की भाषा क्या थी? ये प्राकृत थी। कब की बात हो रही? बहुत साल पहले की, 6वीं शताब्दी बीसी की बात हो रही है। उन समय की पांडुलिपियों में हमें प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पांडुलिपियों का अध्ययन तो कर सकते हैं, इसके अलावा अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अभिलेख, ओके, अभिलेख जो है, पांडुलिपियां तो आप समझ गए कि भुर्ज पेड़ की छाल से या ताड़पत्रों से बनाई जाती थी, उस पर लिखी जाती थी। अभिलेख जो है वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, लिखे नहीं जाते थे, बल्कि उसको उत्कीर्ण किया जाता था पत्थरों पर। पत्थरों को काट कर डिजाइन बना के उसमें लिखी जाती थी। धातुओं पर भी लिखी जाती थी,
तो इस तरह से इसको जो है कहा गया अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन तो इंग्लिश वर्डिंग भी जानते रहेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा एक चीज और है, एपिग्राफी। एपिग्राफी शब्द है, इसका मतलब होता है पूरा लेख। एपिग्राफी इसका मतलब होता है पूरा लेख, इसको भी जानते रहिए। जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनको जो है एपिग्राफर कहा जाता है, पूरा लेख शास्त्री कहा जाता है। ये भी जानते रहिए कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा गया एपिग्राफी, इसके अध्ययन को एपिग्राफी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आप बता दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि किसी कठोर सतह पर जैसे पत्थर पर, धातु पर अगर अभिलेख लिखवाए जाए तो उसके क्या फायदे थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये सब जो है आपको बताना है। तो कठिनाइयाँ तो बहुत थी कि पहले तो एक सुलेखक होना चाहिए जो कि पत्थर को काट के लिख पाए, दूसरे उसको अच्छे से भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत सी कठिनाइयाँ थी, उसको आप जो है समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, नेक्स्ट हम समझ लेंगे। पहले जो है हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक जो है अभिलेख आपके सामने है, लगभग 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से, कांधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। तो हम कुछ लिखने के लिए पहली बात तो लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपि क्या होता है? इसमें अक्षर होते हैं और संकेत होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बोलने और पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हीं संकेतों को हम डिकोड करते हैं, तो उसे हम पढ़ना कहते हैं, उसे हम समझना कहते हैं। पढ़ने के बाद फिर समझते हैं और उसके लिए हम एक लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो यह एक द्विभाषी अभिलेख है। द्विभाषी अभिलेख है अशोक का। और कहाँ से मिला है? कांधार से मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिला है द्विभाषी अभिलेख, तो कांधार से मिला है। इसके अलावा भाषा क्या होती है, जिसको भी आप जानते रहिए। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये आपको एक पात्र दिख रहा होगा। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, तो यहाँ पे एक चांदी का सिक्का आपको दिख रहा होगा। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो आपको ये बताना है कि आज का जो कॉइन्स है, जो सिक्का है, वो इस चांदी के सिक्का से कैसे अलग है। और ये पात्र कब का है? ये हड़प्पा कालीन पात्र है, हड़प्पा समय का पात्र है। हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा कायदे से देखेंगे, कायदे से समझेंगे। पूरा हड़प्पा समझना है तो उसे हम समझेंगे।
देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने देखा था चित्रों तथा मूर्तियों, इसके आगे का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन अथवा खुदाई भी करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं? ये औजारों यानी जो टूल्स होते हैं, हथियार, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं। जमीन की खुदाई करते हैं जहाँ से इनको ये सारी वस्तुएं मिलती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो जो ये पत्थर के, पकी मिट्टी के और धातुओं की बनी वस्तुएं होती हैं, ये कठोर होती हैं और नष्ट नहीं होने वाली होती हैं। बाकी चीजें तो नष्ट हो जाती होंगी, एकदम नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि 1000 साल पहले, 5000 साल पहले या 1 लाख साल पहले अगर कोई अनाज है, कोई लकड़ी का सामान है, कोई और भी वस्तु है, तो वह नष्ट हो जाएगी। जबकि पत्थर की बनी और जो है धातुओं की बनी वस्तुएं संभवतः सुरक्षित मिल सकती हैं। तो इनकी खुदाई कौन करता है? इनका अध्ययन कौन करता है? तो करता है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट और क्या करते हैं? जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं और इन हड्डियों से क्या मालूम चलता है कि क्या खाते थे लोग बहुत 1000 साल पहले। क्यों हड्डियों को ढूंढते हैं? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, यानी जो वनस्पति होगी, जो दाने होंगे, वो बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले रूप में बचे रहते हैं। देखिए, अगर जो है नॉर्मल कोई बीज होगा, नॉर्मल कोई लकड़ी होगी, तो वह जो है नष्ट हो जाएगी, लकड़ी वो गल जाएगी, बीज भी जो है या तो उग के पौधा हो जाएगा या तो जो है वो सड़ के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह जला हुआ हो, जला होने पर उसमें जो है, उसमें जो पानी होता है वो निकल जाता है, बाकी चीजें यूं ही बची रहती हैं और कई हजार साल बची रह सकती हैं। और इन सब का अध्ययन कौन करता है? पुरातत्वविद। तो ये आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरातत्वविद का काम क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो बहुधा तो नहीं, हड़प्पा सभ्यता के बाद से कपड़े के अवशेष मिलने शुरू हो गए थे। हड़प्पा सभ्यता से ही मिलने शुरू हो गए थे, उसके पहले कपड़ों के अवशेष नहीं मिले हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो पांडुलिपियां होती हैं या अभिलेख होते हैं या जो ये औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण जो खुदाई में मिलते हैं, इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्रोत। क्या? स्रोत। आपसे पूछा जा सकता है ये भी, स्रोत आपसे पूछा जा सकता है। सोर्स से कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कौन होता है? हिस्टोरियन कौन होता है? तो अतीत का अध्ययन करने वाला होता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि मान लेते हैं कहीं औजार मिल गया, कोई बर्तन मिल गया और ये बर्तन बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, तो इंटरेस्ट तो अपने आप आ जाएगा ये पता करने के लिए कि आखिर ये बर्तन कब का है, कौन लोग इसको यूज करते थे, कौन लोग वहां रहते थे और इन बर्तन किन किन चीजों के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, बहुत रोचक बात है। और ये काम कौन करते हैं? इतिहासकार करते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। तो इन स्रोतों को, ये सभी स्रोत हैं, हम आपको पहले ही बता दिए, फिर से आप समझ लीजिए, जो भी औजार मिले, हथियार मिले, बर्तन, आभूषण, सिक्के, कुछ भी, एनीथिंग, सबको स्रोत कहा जाएगा। और इन स्रोतों से हम क्या कर पाएंगे? अतीत जो समय बीत गया है, इनको सब जोड़ जोड़ के और कुछ कल्पना करके, समझ के, ये समझ पाएंगे कि इस समय ये लोग क्या खाते थे, इस समय क्या पहनते थे, इस समय कहाँ रहते थे, कैसा इनका जो है जीवन यापन होता रहा होगा। और
इसको जो है हम और चीज़ों से जोड़ के क्या करते हैं, अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे इतिहासकार और ये जो है, जो पुरातत्वविद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये एक तरह के जासूस हैं। एक तरह के ये जो है जासूसी करते हैं कि एकदम छानबीन करते हैं, एकदम गहराई से समझते हैं कि आखिर यह जो है स्रोत जो है, या यह जो है औजार, यह जो है बर्तन कब का है, कैसे है और कौन लोग इसका उपयोग करते हैं थे, और इन्हीं सब से इतिहास को फिर से लिखते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। अतीत एक या अनेक, अतीत एक होता है या अनेक होता है, इसके बारे में है कि अतीत जो बीत गया है केवल एक होगा कि कई अतीत होंगे। तो देखते हैं, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। किताब का नाम ही एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसका नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, अलग अलग अतीत है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लोग हैं अगर, तो उनके लिए अलग अलग अतीत है उनका। यानी अतीत जो है वो बहुवचन है, वो अलग अलग सबके लिए हो सकते हैं। हमारे लिए अतीत कुछ और हो सकता है और आपके लिए अतीत कुछ और हो सकता है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अगर हम देखें तो जो कृषक थे, यानी जो किसान थे, उनका जीवन था खेती से संबंधित। वो अपने जो है खेती में लगे रहते थे। जो पशुपालक थे, वो पशु चराने में, पशुचारण में लगे थे, उनका अतीत अलग था। वहीं राजा रानी, राजाओं का अतीत अलग था। वो युद्ध करना, उनको जो है साम्राज्य स्थापित करना, चलाना, रानियों का अपना अतीत था। शिल्पकारों, व्यापारियों का अपना अतीत था। सब लोगों का अपना अपना अतीत था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो आज हमारा समाज, हम पूरे समाज को देखें तो सभी लोग अलग अलग ढंग से जो है अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जहाँ पे आज भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, कुछ जनजातियां रहती हैं, और वो जनजातियां अभी भी जो है मछलियां पकड़ती हैं, भोजन के लिए शिकार करती हैं और फल फूल का संग्रह ही करती हैं। हमारी तरह के समाज के रूप में ढल नहीं पाई हैं। ओके, इसके विपरीत शहरों की बात करें अगर, तो जो शहर है, जो भी शहर है, वो निर्भर है अपने भोजन के लिए, अपने खाद्यान्न के लिए कहाँ, किसानों पर, यानी गांवों पर निर्भर है। वो भी जो है शहरों में रहने वाले लोगों के पास खेत नहीं होता, या तो होता है बहुत कम होता है। तो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर, यानी किसानों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यहाँ पर यही बात समझ लेनी है कि जो राजा थे, रानी थी, उनका तो लेखा जोखा मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी विजयों को, अपनी उत्सवों को अभिलेखों में उत्कीर्ण कराया था। लेकिन वहीं पर जो आम आदमी थे, शिकारी थे, मछुआरे थे और आम लोग थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनके बारे में जानकारी हमें बहुत कम मिलती है।
पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो जो पुरातत्व होता है, मतलब जो खुदाई होती है, उसमें जो बर्तन मिलते हैं, जो आभूषण मिलते हैं, जो और भी चीज़ें मिलती हैं, उनसे हम थोड़ी बहुत तो जानकारी हासिल कर सकते हैं उनके बारे में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना है, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि सभी के लिए अतीत अलग-अलग है और मैक्सिमम जो है राजा और रानियों के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा है, आम जनता के बारे में जानकारी कम है और अलग-अलग जीवन था सबका। तो आगे चलते हैं हम, देखते हैं तिथियों का मतलब, डेट्स का मतलब क्या होता है? जो डेट हम यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह जैसे वर्ष 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। अगर आपसे भी हम डेट पूछें कि आज कौन-सी तारीख है, तो आप कोई एक तारीख बताएँगे, जैसे आज 12 अक्टूबर सन 2024 है, ऐसे कुछ भी एक जो है डेट आप बताएँगे, जो डेट होगा, ओके? इसी तरह के वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब कि जो आप आज डेट बता रहे हैं, मान लेते हैं 12 अक्टूबर 2024, 2024 कब से इसकी गणना की गई? तो सन 1 से की गई, 1 एडी से की गई और यह 1 एडी क्या है? ईसा मसीह का जन्म वर्ष है और यहीं से डेट्स की या तिथियों की गणना की जाती है और 1 से हम कहाँ पहुँचे हैं? 2024 तक। और इतने का कैलेंडर है हमारे पास और यह जो कैलेंडर है, यह है ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक पोप थे जॉन ग्रेगरी, उन्होंने ईसा मसीह के जन्म वर्ष से एक कैलेंडर बनाया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके बारे में हम और बात करेंगे ज़रूर नेक्स्ट टाइम में, आप जानते रहिए। और यह कैलेंडर कब से है? 1 से 2024 तक, यानी केवल 2024 साल तक की जानकारी हमें इस कैलेंडर से मिलती है। इसके पहले की जानकारी के लिए हमें बीसी का प्रयोग करना पड़ता है, आगे हम समझते हैं, अभी देखते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अगर हम सन 2000 कहें, तो उसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद की बात है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। यानी ईसा मसीह का जन्म 1 तारीख को हुआ, इसके पहले के जो डेट होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व, ठीक है? और 1 के बाद क्या कहेंगे? ईसवी, जो आप लोगों के सामने है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो जो भी डेट आप लोगों ने अभी देखा 4700 वर्ष पूर्व, या अभी आप लोगों ने पीछे देखा है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता का टाइम बता रहे हैं, वो 2000 से मान लिया गया है। तो इसमें से 2000 अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा 2700 ईसा पूर्व। यानी इस समय अगर हम इस बीसी में बात करें तो 2700 बीसी में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं और थोड़ा सा अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। अगर अंग्रेजी में लिखा रहे बीसी, इसका मतलब है ईसा पूर्व। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ। और अंग्रेजी में बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ये भी जानते रहिए। यानी ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले, पीछे मान लेते हैं 1 एडी यह है। तो 1 एडी से 2024 तक का हमारे पास कैलेंडर है। लेकिन कोई औजार मिला, कोई टूल्स मिला या कोई मृदभांड मिला जो कि आज के करीब 10,000 साल पहले का है। तो का है 10,000 साल पहले का है। तो उसे हम इस कैलेंडर में किस सन में रखेंगे? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैलेंडर में 2024 तक का ही। अगर हम 2004 अगर हम 2004 तो अगर हम
10,000 में से 2024 घटाएंगे तो हमारे पास 7,076 बीसी ये निकल के आएगा। यानी 7,076 बीसी प्लस 2024 मिला के 10,000 हो जाएगा। तो इसे हम कहाँ रखेंगे? आज से 6,000, आज से 7,076 बीसी का ये वस्तु है जो 10,000 साल पहले का है। मृतभांड इस तरह से इसकी गणना करते हैं। यानी बीसी जो है हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जाता है। ठीक है, 1 से। उसी तरह 1 से बढ़ते हुए क्रम में एडी भी आता है, लेकिन जस्ट अपोजिट बढ़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एन्नो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। एडी मतलब होता है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। ओके, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एन्नो डोमिनी का मतलब है कि इसी साल जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी 1 एडी। कभी कभी एडी की जगह सी मिलता है। अब ये भी जान लेते हैं हम थोड़ा सा। एडी की जगह क्या मिलता है? सीई। इसका मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। कभी कभी जो है इसको करंट एरा भी कहते हैं, तो ये भी जानते रहिए। करंट एरा, एडी को, एडी की जगह ये शब्द यूज होता है सीई, और इसका दो मतलब हो सकता है। ऐसा क्यों किया गया? तो बहुत से कंट्री जो अपने आप को कहती हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम धर्म को नहीं मानते, चूंकि एडी जो है वो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम एडी न लिख के हम सीई लिखेंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से बहुत से देश जो है एडी की जगह सीई लिखते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष मानते हैं। ठीक उसी तरह बीसी ई का प्रयोग होता है बीसी की जगह। तो बीसी हम लोगों ने बताया कि ईसा पूर्व, इसका मतलब ये होता है। अब इसकी जगह बहुत से कंट्रीज बी सी ई ये प्रयोग करती हैं। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बहुत सिंपल है, बिफोर क्राइस्ट से बस बिफोर कॉमन एरा ये शब्द यूज करते हैं। कारण वही है कि कुछ देश अपने आप को धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष मानते हैं। तो कॉमन एरा, बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ। ओके, अभी 200 साल पहले ही हमने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया है, बहुत पहले से नहीं, जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, तो वर्तमान से पहले। तो थोड़ा सा इसको भी आप जानते रहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर। कल्पना करो तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची बनाओ, तैयार करो, जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। तो आपके सामने कोई पुरातत्वविद है, उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आप बना लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये बात करेंगे। आओ याद करें। क्या याद करना है? देखिए, नर्मदा नदी घाटी। तो सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी हम लोगों ने ऊपर देखा है। वहां पर हम लोगों ने देखा आखेट और संग्रहण, खाद्य संग्रहण। ओके। दूसरा मगध, ये पहला बड़ा राज्य है। उसके बाद मगध साम्राज्य बना। गारो पहाड़ियाँ, क्या हुआ? प्रारंभिक आरंभिक कृषि। गंगा घाटी, लगभग 200 वर्ष 250 वर्ष पूर्व नगर। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी प्रथम नगर। तो प्रथम नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भारत का पहला नगर है, नगरीय राज्य है एक तरह से, और इसका एरिया बहुत बड़ा था। हम पूरा डिटेल में बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ओके। पांडुलिपियां तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताओ। तो आप अंतर बता लेंगे। पांडुलिपियां जो है वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख कठोर सतह पर लिखे जाते थे। ठीक, तो आप बता लीजिएगा। ओके।
रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? तो आपको रसीदा के क्वेश्चन का उत्तर देना है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शॉर्ट में पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। पुरातत्वविद है कोई, उसके द्वारा जो वस्तुएं पाई जाती हैं, ऊपर जो है हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं उनको। उनकी एक सूची बनाना है। उसमें जैसे हम लिख सकते हैं मृत भांड, लिख सकते हैं टूल्स, लिख सकते हैं औजार, लिख सकते हैं मूर्तियां तक लिख सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हम लिख सकते हैं। वो आप जो है फिर से एक बार इसको देख लेंगे रिमाइंड करके, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? इसमें से आपको ये भी ये बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की हो सकती हैं, कौन कौन सी धातु की हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज भी वही स्थिति है कि जो बहुत गरीब है, साधारण है, उनके पास किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। जबकि हमारे जो नेताजी लोग हैं, हमारे जो डीएमएसपी हैं, हमारे जो हायर क्लास के लोग हैं, उनके उनका जो है बिजनेस रिकॉर्ड है, उनका जॉब रिकॉर्ड है, उनके और ढेर सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आज भी स्थिति कुछ वैसे ही है। फिलहाल जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो दो ऐसी बात बताना है जिनमें राजा और किसान के जीवन में भिन्नता, तो आप आसानी से बता पाएंगे। बाकी जो है आओ करके देखें, तो आप करके देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तिथियां। आरंभिक कृषि का आरंभ कब हुआ? तो 8000 वर्ष पहले हुआ। कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में। हम लोगों ने देखा मेहरगढ़ कहाँ है, ये पाकिस्तान में है आज के समय। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए ना। तो बीसी में बात करें तो 2700 BC। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, अलग अलग डेट है, तो इसमें हम बात करेंगे। गंगा घाटी के नगर मगध एक बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है ये, जिस समय जो है गंगा घाटी में 16 महाजनपद हुए और उसके बाद एक महाजनपद मगध, जिसने जो है और महाजनपदों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। और बाद में वही चल के एक भारत की कल्पना आई और एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत भारत का साम्राज्य फैला। वर्तमान में 2000 वर्ष पूर्व। तो ये आप जानते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 2, बहुत केयरफुली इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। जो क्वेश्चन न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाएगा, जनरल स्टडी है, तो उसमें हिस्ट्री होगी। और हिस्ट्री को समझने के लिए एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, अवश्य पढ़ लेना चाहिए।